हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस क्लासेस। आज का ये जो सेशन हमारा होने जा रहा है, ये सेशन इस सेशन के अंदर हम इस संडे को जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मेनली हमारा फोकस रहेगा बिकॉज आई एम अ जीएस फैकल्टी। तो इसमें जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम आवर क्लास नोट। जो क्लास नोट्स हमने बच्चों को प्रोवाइड किए थे डायरेक्टली वहां से आए थे, वो मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, नायब तहसीलदार हैं, सब इंस्पेक्टर, जो भी आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी आकर आपको बताएंगे क्योंकि ये एग्जाम बहुत पुराना था, तो एग्जामिनर उनको टाइम लगता है इसको डिकोड करने में, उनको अच्छे से मालूम होता है हम क्या क्या पूछेंगे। जब एग्जाम जल्दी में होता है तो वो आसान बन के आता है। ये सब, ये सारी बातें जितनी हो रही है ना, ये सब एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशंस है? आप अपनी लाइफ को रिस्क पे लेकर नहीं चलना क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जल्दी होगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जल्दी होगा, तो इसलिए शायद कंपैरेटिवली वो आसान आए। नहीं, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि हमेशा प्रिपरेशन ऐसी करो कि ये सबसे वर्स्ट पेपर आएगा। जेकेएसएसबी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं जेकेएसएसबी ऐसे चलती है वो वैसे चलती, तो बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आना। हमेशा प्रिपरेशन ऐसी करना कि ये सबसे गंदा, सबसे बुरा एग्जाम होगा और मेरा एग्जाम सबसे बुरा होगा, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना। और मैंने हमेशा क्लास में बच्चों को ऐसे ही प्रिपेयर किया था। जब से जब से मुझे याद है, जब मैंने पटवारी का बैच शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाने शुरू किए थे। उस टाइम पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए थे, उनने कहा था नहीं जेकेएसएसबी वन लाइनर पूछती है, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्यों पूछने लग गए? आप हमें केएस की तैयारी करवा रहे हो क्या? आईएएस की तैयारी? हमें केएस आईएएस नहीं पढ़ना, हमें तो जेकेएसएसबी निकालना है। फिर 2024 का पटवारी का पेपर देखो क्या लेवल था। कुछ कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं था, ठीक है, आप बहुत महान हो, आप बहुत जीनियस हो, लेकिन मैं प्रिपरेशन ऐसे करवाता हूं कि क्लास में जो बच्चा है उसको कुछ नहीं आता, मैं उसको लेके चलता हूं। ओके, तो कुछ बच्चे बहुत जीनियस होंगे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूं आप जेकेएसएसबी नहीं, आप आईएएस की ही तैयारी करो अगर आपको लग रहा है कि ये कल का जो पेपर थे बहुत आसान था। ओके, गुड लक। बट मैं अभी उन एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं जिनको वाकई में लगा है कि ये पेपर सच में डिफिकल्ट था। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं रखी थी। आप लोग मैच्योर हो और मैच्योरिटी के साथ अब आपके आगे जो भी एग्जाम है ध्यान से सुनना। पहले मैं ये दिखाऊंगा किस तरह से इनको मैं अपने नोट से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये कुछ सिलेबस था आपका। 45 मार्क्स आपकी जनरल स्टडीज और स्पेशलाइजेशन को मिलाकर थे, जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो, ये हर एक जेकेएसएसबी एस्पिरेंट ये लेके चलता है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही लेके चलते हैं कि अगर किसी एग्जाम की क्वालिफिकेशन 10th रखी है, ठीक है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अच्छी बात है, ऐसे आते हैं, लेकिन आपने देख लिया क्वेश्चंस कैसे भी किस तरह के और आ सकते हैं। एक तो ये है, चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि भाई चनाब रिवर जो है बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो चनाब रिवर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो एक बेसिक सा सवाल पूछा है कि भाई चनाब रिवर पता है सबको इंदस की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मैंने जब अपने क्लास नोट्स में पढ़ाया था, मैंने इसको इतने डेप्थ में, सिंस आई एम फ्रॉम चनाब वैली, तो मैंने इसको और भी डिटेल में कि भाई वो अगर एक एक नाले के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, इनफैक्ट एक बार पूछा भी था वो, उसके बाद से टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन मैंने उससे पहले पढ़ाया था कि एक नदी चलती है, कालगोनी नदी उसको बोलते हैं, भलेसर इलाके में चलती है। कालगोनी नदी जो है वो कहाँ पे आके, सीबीटी एग्जाम हुआ था, वो कहाँ पे आके चनाब नदी के साथ मिलती है, इतना स्पेसिफिक होकर पूछा था। तो मैंने उससे पहले ही ये एक एक नाला, एक एक नदी, ये जो छोटी छोटी नदियां थी, इन सब के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। तो ये क्लास नोट से हमारे, आप जाकर चेक कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ नहीं है, दिखने में लग रहा है कि ये बहुत पहाड़ है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो, जब मैंने फिजियोग्राफी पढ़ाई थी, ओके, आप में से जो भी एस्पिरेंट, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच चल रहा, आगे एएचडीओ वगैरह जो भी आएंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप देखना उसमें फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब है फिजिकल डिवीजन, उसके लास्ट पे ये वाला टॉपिक है ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। वहां पे मैंने ये करवाया। इनफैक्ट परसों ही जब मैं टूरिज्म की क्लासेस ले रहा था, टूरिज्म डेस्टिनेशन पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैंने ये काल्होई ग्लेशियर के बारे में अनंतनाग में मेंशन किया था। अब देखो, इंपॉर्ट मेजर ग्लेशियर्स की बात करें तो यहाँ पे काल्होई ग्लेशियर हमें मालूम है पहलगाम वाली साइड है, और वहीं से जो लेदर नदी आती है पहलगाम में जो चलती है, तो वो यहीं से आती है। ये चीज दी थी। गॉडेस ऑफ लाइट, और परसों ही क्लास ली है, आप देखना, ये गॉडेस ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लेदर, ये वहां पे मैंने बताया हुआ है।
ओके, फिर इसके बाद उन्होंने एक तो इसके बारे में पूछा, भाई काल्होई ग्लेशियर गॉडेस ऑफ लाइट बोलते हैं, सोर्स ऑफ रिवर किसका है, लिदर नदी जो पहलगाम में चलती है। ओके, फिर उसके बाद देखो दूसरा इन्होंने किस पे पूछा है, दूसरा पूछा है ताजवश ग्लेशियर, ताजवश ग्लेशियर। अब ये देखो ताजवश ग्लेशियर गांधरबल सोनमर्ग रीजन में है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो सोनमर्ग रीजन में हैंगिंग ग्लेशियर, अब हैंगिंग ग्लेशियर जो ना ये टाइप्स होती है, जियोमॉर्फोलॉजी में अलग अलग ग्लेशियर्स की टाइप पढ़ाई जाती है, उनमें से हैंगिंग। तो ये मैंने अलग से बनाया था कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट हैंगिंग ग्लेशियर है कश्मीर वैली की, ये याद रखना, कालहोय, ठीक है, ताजियावास और ये माचोय, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या है, ये हैंगिंग ग्लेशियर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माचोय ग्लेशियर, ये भी कहां पर है, यहां से जो है आपकी ये एक सोर्स बनता है सिंध नदी का और दरास नदी का, ये भी गांधरबल में किस साइड है, आपके सोनमर्ग वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या थी, कुछ नहीं था, आपको तीन ग्लेशियर्स के बारे में पता होना चाहिए था। तीन मैंने तो उसके अलावा भी बाकी ग्लेशियर्स कराए हुए हैं, ये पूरा ग्लेशियर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मैंने और भी ज्यादा ग्लेशियर्स करवाए हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट जो हैंगिंग ग्लेशियर थे इनके ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पे सवाल पूछा है। ओके, तो क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर आपने इन ग्लेशियर्स के बारे में तीन ही ग्लेशियर एटलीस्ट याद रखे होते तो ये सवाल निकल जाता। ऑप्शन डी यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, ये सवाल बिल्कुल एज इट इज नोट से, ये मैंने स्लाइड पढ़ाई है। आप जाकर जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने भी मुझसे लेक्स पढ़ी, ज्योग्राफी जान के पढ़ी होगी, आप उनकी हार्ड कॉपी चेक करना, वहां पे जब मानसबल लेक पढ़ाई है एज इट इज ऐसे ही है। भाई मानसबल लेक कहां पर है, गांधरबल के अंदर है। इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मानसबल लेक पुंछ के अंदर है। पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट ही पूछा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी फंस जाते हैं, जल्दी जल्दी में इनको लगता है करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो पुंछ में है, पुंछ में तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। फिर उसके बाद क्या बोला कि भाई यहाँ पे लोटस की ग्रोथ अच्छी खासी होती है, जो इस यहाँ की जो ब्यूटी होती है उसको काफी ज्यादा इनहेंस करती है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस नदी, मतलब लोटस फ्लावर जो है उनकी काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती है, जो इसकी ब्यूटी को काफी ज्यादा इनहेंस करती है। आप ये नहीं समझते मैंने बाद में एडिट किया है, मैं चैलेंज करके बताता हूँ, जाओ जाकर चेक कर लो जिनने पहले पढ़ा है मुझसे। ये बहुत पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज मैं यही चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वही बिल्कुल यहाँ पे पूछा था। उसके बाद जो है देखो, ये सुप्रीम जेम ऑफ कश्मीरी इसको बोला जाता है, ये इसका निक नेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करवाया हुआ था, कल बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, जब मैं ग्रुप में बता रहा था कहते नहीं ये डल लेक है, ये डल लेक का नाम नहीं, इसी को सुप्रीम जेम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, पहली, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, दुम्बाल डांस फॉर्म के बारे में पूछा है। अब जब मैंने ये अलग अलग डांस फॉर्म आपको पढ़ाई, आई होप यहाँ पर आप क्लियरली दिख रहे होंगे, ये राउफ डांस, बच्चा नगमा, हाफिज नगमा, और भी बहुत सारी जितनी डांस फॉर्म है ना, इतनी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं जितनी मैंने आपको पढ़ाई है। ओके, और डिटेल में हर एक चीज की डिटेल, हर एक चीज का मतलब किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह की डांस फॉर्म होती है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कौन सी कम्युनिटीज को परफॉर्म करती है, कब परफॉर्म करती है, हर एक चीज बताई है। जैसे यही है दुम्बली या फिर दुम्बल बोलेंगे, वातल कम्युनिटी जो जम्मू एंड कश्मीर की, वो परफॉर्म करती है। ओनली द मैन, सिर्फ जो मर्द होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्या पहना होता है, लॉन्ग कपड़े, कलरफुल रोब्स, कोनिकल कैप्स, ये चीजें पहनी होती है। बीच में एक फ्लैग लगाया जाता है और उसके अराउंड जो है फिर ये इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें एज इट इज यहाँ पर पूछी थी कि भाई वातल कम्युनिटी जो है वो इसको परफॉर्म करती है, सिर्फ मैन इसको परफॉर्म करते हैं, वेयरिंग लॉन्ग कैप, कलरफुल रोब्स, ये सारी चीजें, और बीच में एक फ्लैग रखा जाता है और ये डांस परफॉर्म किया जाता है। क्या था, आपको आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको इनको याद करना था, अच्छे से पढ़ना था, रिवाइज करना था बार बार। क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता। ओके, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने पहले, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई बताओ भाई ये जो धुमाल डांस है ये कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती। हम इतनी एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हम भाई वातल कम्युनिटी याद रखेंगे, वातल कम्युनिटी, हम ये बाकी चीजें याद नहीं रखेंगे। बट पढ़ाया तो हमने था, हमारी कोई गलती नहीं, हमने सब पढ़ाया था, याद आप लोगों को रखना था। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये सभी ऑल ऑफ द एबो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पीर खो, ये जरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान था ये। पीर खो की दिखने में लग रहा कि यार बड़ा डिफिकल्ट है, अभी एक झटके में सॉल्व करके दिखाता हूं। बता रहा कि भाई हिस्टोरिकल केव है, जम्मू के पास है, और इसको पहली बार जो इसको कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट टाइम गुलाब सिंह जी के द्वारा। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई पीर खो की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके साथ एसोसिएट की जाती है, अजायब देव और बैराम देव के बारे में, है ना, कहीं पे लिखा है बैराम, लेकिन ज्यादा हम क्या मानते हैं, अजायब देव। तो महाराजा गुलाब सिंह जी तो कहीं पे है नहीं यहाँ पे, है ना, इनके साथ ये एसोसिएटेड नहीं है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इसकी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट। अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये भी जवाब नहीं होगा,
इसका मतलब इसके अंदर वन है, ये भी जवाब नहीं होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। एक झटके में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता था पीर खो की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये अजायब द्वीप के साथ है, तो बस निकल गया। ओके, अब इसी तरह से मैं आपको और भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ऐसे ही। अब यहां पे देखो, ये इवेंट्स थे। हिस्ट्री मैंने जम्मू एंड कश्मीर की बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक कंफ्यूजन पहले उठेगी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो बार है। एक तो महाराजा रंजीत सिंह जी की हुई थी 1809 में। ठीक है, अब यहाँ पे जितने इवेंट हैं उनमें सबसे पुराना अगर मैं इसको 1809 वाली मानूं तो ये होना चाहिए पहले, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इवेंट्स को। तो इसका मतलब ये टू होना चाहिए पहले, बट टू कहीं पे भी नहीं है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना कहीं पे भी नहीं। इसका मतलब कि ये कौन सी वाली ट्रीटी है, ये 1809 वाली नहीं है। ये कौन सी है, ये 1846 वाली है। ठीक है, तो इसको हम 1846 वाली मानेंगे। तो अब अगर हम इन सभी इवेंट्स को देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, महाराजा गुलाब सिंह जी को महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा राजा ऑफ जम्मू बनाया गया था। याद है, जियो पोटा घाट अखनूर के पास कोरोनेशन हुई थी। कब हुई थी? 1822 के अंदर। ओके ठीक है सर, हमें पता लग गया। उसके बाद यहां पर और कौन सा इवेंट हुआ था? उसके बाद यहां पर ये दो ट्रीटीज आ गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये 9 मार्च को हुई है। कब? 1846 में 9 मार्च को। और जब जो सिख अंपायर था वो उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं था कि वो उनकी कंडीशंस फुलफिल कर सके जो ब्रिटिशर्स ने रखी थी। फिर वो चले गए महाराजा गुलाब सिंह जी के पास 7 दिन के बाद। तो 16 मार्च को उनके साथ 1846 में वो ट्रीटी हुई। ठीक है, तो उसके इस तरह से जो है डोगरा अंपायर बन जाता है, डोगरा किंगडम बन जाता है। उसी में बाद में राजा आ जाएंगे महाराजा प्रताप सिंह जी। तो ठीक है, तो पहले ये इवेंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ? पहले हमारा क्या आ जाएगा? पहले हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो पहले 4 यहां पर भी है, यहां पर भी। उसके बाद कौन सा इवेंट होगा? उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर 1। ठीक है, तो वो यहां पर है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, फिर उसके बाद क्या होगी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? असेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जी। निकल गया। ठीक है, हो गया ये सॉल्व। फिर यहां पर देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक झटके में सॉल्व करके दिखाऊंगा। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की जीके पढ़ते हैं कि भैया महाराजा गुलाब सिंह जी की जो बायोग्राफी थी, ठीक है, पढ़ा चुका हूं, क्लास नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। उनकी जो बायोग्राफी थी गुलाबनामा, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी दीवान कृपया राम। दीवान कृपया राम ने क्या लिखा है? गुलाबनामा। यानी वन किसके साथ गया? वन बी के साथ गया। तो वन अगर बी के साथ है, कहां पर है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सी के साथ चले जाओ, दिस इज द राइट आंसर। इतनी से एक इन्फॉर्मेशन, यहां पर भी वही हुआ था। एक इन्फॉर्मेशन, मुझे सिर्फ इतना पता था कि अजायब देव ने बनाई है। एक झटके में सवाल हल हो गया। ये टेक्निक होती है, आपको दिखने में लग रहा होगा कि बहुत टफ है। टफ नहीं था, टफ नहीं था। हाँ, एक्सपेक्टेशन, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं था, उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं था। लेकिन क्या सॉल्व किया जा सकता है? तो यस, सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां पे देखो, अब यहां पर पूछा ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स, मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई थी, जब मैंने फॉरेन अकाउंट्स पढ़ाए थे, तो वहां पे मैंने ये सारे पढ़ाए थे, अरब अकाउंट्स, चाइनीज अकाउंट्स, ठीक है, यूरोपियन अकाउंट्स, ये सब पढ़ाए थे। और यहाँ पे ये जो यूरोपियन विजिटर्स इंडिया में आए थे इनके बारे में भी पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर पूछा है किसके बारे में? ऊ के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ह्यून सेंग था, ह्यून सेंग के साथ मैंने ऊकोंग के बारे में और इसके अलग अलग नाम, ये चीजें कवर की है। मार्को पोलो, ये तो इनसे भी पहले आया था मार्को पोलो। ठीक है, इसी तरह से जो है फादर जीरोम जेवियर, बेनोस डी जॉइस, फ्रांसिस बेर्नियर, जीटी विंग, इन सब के बारे में पढ़ाया है। तो इनमें से जीटी विंग है ये। ठीक है ना, इन सब के बारे में पूछा गया था। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। ये कौन कब आए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्या है? सी। यानी कि पहले कौन आया है? ये आपके आए हैं उकोंग, फिर मार्को पोलो आए हैं। ठीक है, फिर फ्रांसिस बेर्नियर आए हैं, और फिर आपके जीटी विंग आए हैं। और ये सब यहाँ पर दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में अब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज वेरी बेसिक। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन ए के साथ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका जब मर्जर हुआ था दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दमन जो है इसकी कैपिटल बनाई थी। फिर उसके बाद ये वाले देखो, ये इन्होंने आपकी स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे थे, जो 20 मार्क की स्पेशलाइजेशन थी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बताओ भाई कौन से फॉरेस्ट है जहां पे 70 से 100 किलोमीटर, I'm so sorry, 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और पेड़ जो है वो अपने पत्ते हैं वो शेड कर देते हैं। ठीक है, यानी पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट में होते हैं? तो यहाँ पर देखो डेसिडियस फॉरेस्ट, जाके चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना जिसको भी चेक करना होगा। ये एज इट इज आपको नोट्स में मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये अपने पत्ते, और परसों कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर क्लास ली थी,
ठीक है? ये जो मैंने एमसीक्यू सेशन करवाए हैं, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है वीडियोज़, वहाँ पे देखना। इनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे बारिश होती है और उसके बाद जो है, ये क्या है, ये एक बार अपने पत्ते झड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी पढ़ाया था। ठीक है, ये कौन से, एक सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसकी क्या होती है, इसकी अलग अलग टाइप्स होती है। इसमें होता है एक ड्राई डेसिडियस, क्या, ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस में 70 से 100 सेंटीमीटर, कितना, 70 से 100 सेंटीमीटर। ओके, इसका राइट आंसर ये ड्राई डेसिडियस है, क्योंकि 70 से 100 सेंटीमीटर हमसे पूछा था, क्योंकि एक मॉइस्ट डेसिडियस होता है, उसमें 200 तक चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा, वो ठीक है, वो एक बार अपने पत्ते झड़ता है, 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के ऊपर सवाल पूछा कि बताओ भाई कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है एज कंपेयर टू इट्स, अपने ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में। तो पूरी की पूरी ये रिपोर्ट मैंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर उसके अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, मैनग्रोव्स का मैंने स्पेशली बताया था। और ये चीज मैंने आपको बताई थी स्टेट्स के बारे में, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। और उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज वाइज भी बताए थे, अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा कि अपने एरिया के कंपैरिजन में, तो वो लक्षद्वीप आएगा। क्या आएगा, लक्षद्वीप। यहाँ पर भी बताया है, यहाँ पर भी बताया है। ठीक है, ओके, तो लक्षद्वीप। फिर यहाँ पर पूछा है, किनके बारे में पूछा है, प्लांट स्पीशीज के बारे में, कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। देखो, रोजवुड है, महागनी है, एनी है, ये तीन जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो, रोजवुड, महागनी, एनी, ये पाए जाते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया था। इसके अलावा देखो, ड्राई डेसिडियस जब मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था साल, प्लेश, इसको फ्लैम, इसके इसके ऊपर मैंने अलग से भी पढ़ाया था कि इसको क्या बोलते हैं, फ्लैमा फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर है, ड्राई डेसिडियस में पाई जाती है। तो ये साल और प्लेश कहाँ पर है, ये जो आपका साल और प्लेश ये कहाँ पर है, ये तो आपके ड्राई डेसिडियस में है। और बचे बाकी कितने, बचे आपके एक, दो, तीन। तो हमसे पूछा कितने, कितने, हाउ मेनी, ये बिल्कुल यूपीएससी का स्टाइल है, कितने। ठीक है, ये नहीं ए बी सी, कितने, नंबर, नंबर पूछा है, तो तीन, तीन जो है सही जवाब है कि भाई ये तीन स्पीशीज जो है ये यहाँ पे पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो कि भाई किसी भी जगह को अगर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है, ओके, अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लासिफिकेशन, तो कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी एरिया को आप बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट डिक्लेयर करोगे। तो ये मैंने पढ़ाया है जब मैंने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने ये क्राइटेरिया भी बताया था कि भाई एटलीस्ट 1500 जो है वर्नाकुलर स्पीशीज होनी चाहिए एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब जो सिर्फ वहां पे होंगी और किसी जगह नहीं होनी चाहिए। और लगभग 30%, ठीक है ना, इट मस्ट हैव 30% आर लेस इट्स नेचुरल वेजिटेशन, कि भाई इट्स मतलब इसकी ओरिजिनल वेजिटेशन, यानी कि इसका मतलब है कि भाई लगभग 70% का इसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो खत्म हुआ होगा। ठीक है, यानी कि ये थ्रेटन होगा, फिर हम उसको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या पूछा है, 30% जो है इसकी अपनी वेजिटेशन उनकी ओरिजिनल एंडेमिक होनी चाहिए। 1500 की, आई एम सॉरी, मतलब कि 30% या उससे कम जो है उसकी ओरिजिनल वहां की नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए, उससे कम, ठीक है, लगनी 70% के करीब खत्म हुआ होगा। और 1500 के करीब जो है वहां पे जो स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी, एंडेमिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर ये एक और बात बोल रहा है कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना, ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में बन सकते हैं। तो नहीं, हमने हिमालयाज भी पढ़े, क्या हिमालय जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर नहीं आते, तो आते हैं, तो हिमालय तो ट्रॉपिकल नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी, कि सिर्फ 1 और 2 है। क्या पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। ओके, फिर यहां पर देखो, यहां पर पूछा है कि भाई एग्जाम्पल दी है, लेकिन ध्यान से सुनना, कि भाई एक रिसर्चर जो है वो किसके बारे में पढ़ रहा है, इन सिंपल वो पढ़ रहा है टर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहा है, शिवालिक्स के बारे में। बताओ भाई यहाँ पर वो किस चीज की स्टडी कर रहा है, कौन सी डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहा है। यहाँ पर जो स्पेसिफिकली उसने बताया है कि वो एक टर्मिक प्लांट की स्टडी कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था। जब हम जीन डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, जेनेटिक लेवल पे जाके हम पढ़ते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ पार्टिकुलर स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर, एक स्पीशी यानी स्पीशी एक ही होगी, जैसे कि भाई डॉग है, तो डॉग के अंदर फिर हम क्या अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के हमें देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इसी तरह से यहाँ पर देखो बोला गया है, यहाँ पर स्पीशीज की टाइप पूछी गई थी
कि भाई बताओ भाई कौन सी स्पीशी है जो अगर उस जगह से खत्म हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस की वजह से। तो इन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, ये सभी स्पीशीज मैंने करवाई थी इन्वायरमेंट के अंदर, आगे भी बाकी बाकी को भी करवाऊंगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर भी ये है। आप जाकर चेक कर लेना, नोट्स खोल लेना क्या ये वहां पे मौजूद है या नहीं है। कीटोन स्पीशीज, कीटोन स्पीशी अगर ये लॉस्ट हो जाएगी इट विल रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ होल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सभी स्पीशीज मैंने पढ़ाई हैं, आगे और भी अलग अलग टाइप से स्पीशीज की, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आ जाएगा, कीटोन स्पीशी। पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। ओके, फिर यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि भाई बताओ इनमें से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाए जाने वाला जो एक स्पीशी है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है आईयूसीएन लिस्ट के द्वारा। तो हांगुल के बारे में मैंने इतनी बार फ्लोरा एंड फौना के अंदर भी पढ़ाया है मैंने, उसके बाद अलग से जब मैंने टॉपिक लिया बायोडाइवर्सिटी का वहां पर भी मैंने पढ़ाया है। ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो हांगुल आएगा। इसके अलावा हिमालयन बेयर, स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे ये जो ज्यादातर पाए जाते हैं ये यहीं पर पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे जैसे सवालों में हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा, हांगुल ही आएगा, क्योंकि हांगुल को जाना ही जाता है दक्षिण श्रीनगर जम्मू कश्मीर की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आसान सवाल था कि भाई बताओ इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम के अंदर नहीं आता। ये मैंने सारे करवाए थे, और करंट अफेयर में हमने ये भी किया था कि 25 में जो है 2025 में जो कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, इसको भी जो है यूनेस्को ने अपने जो मैप प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड किया था। ओके, तो टोटल पहले ये 12 हुआ करते थे, 2025 में कितने हो गए थे, 2025 में 13 हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, कोल्ड डेजर्ट बिल्कुल है, नोकरक पंचमरी, नोकरक पंचमरी, ठीक है, यहाँ पे नोकरक पंचमरही। ठीक है, तो बचता है मानस, मानस आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 जो है वो पावर देता है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि भाई जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट ये सब वो देखता है। ठीक है, तो ये देखो प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ाया है, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, और वहीं पर वाइल्ड लाइफ वार्डन की पावर्स को भी पढ़ाया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या पूछी है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी है, ये देखो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो हांगुल को प्रोटेक्ट करके आर्टिकल 51 ए के अंदर। भैया आर्टिकल 51 ए क्या होता है आपको पता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है। ये चीज भी फॉरेस्ट वाला जो मैंने टाइप्स, जो मैंने फॉरेस्ट वाली क्लासिफिकेशन पढ़ाई है ना, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके नोट्स में जाकर देखो स्टार्टिंग में ही तीसरे चौथे पेज के ऊपर ये पूरा का पूरा पेज मौजूद होगा। वहां पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ाया था, मैंने बताया था कि भाई ये कंकरेंट लिस्ट में डाला था इस अमेंडमेंट के जरिए, परसों भी मैंने ये पढ़ाया था एमसीक्यू के अंदर, इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला था, और परसों एमसीक्यू करवाए थे वहां पर भी मैंने ये चीज 51 48 के बारे में मैंने बात की थी। 51 ए जो है ना, ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लोगों के ऊपर है कि लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। लेकिन 48 ए जो है डीपीएसपी है, वो स्टेट के ऊपर ड्यूटी डालता है कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने गलत बताया है, इनने बताया 51 ए स्टेट के ऊपर डालता है, स्टेट के ऊपर नहीं डालता, लोगों के ऊपर डालता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ओके ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर पूछा डिफॉरेस्टेशन का वाटर साइकिल, क्या मैंने वाटर साइकिल जिसको हाइड्रोलॉजी, क्या मैंने ये इंपैक्ट नहीं पढ़ाए थे डिफॉरेस्टेशन के, चेक कर लेना एज इट इज। मैंने बाकी इफेक्ट जो है थोड़े थोड़े पढ़ाए थे, लेकिन ये वाला इफेक्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया था, आपके नोट्स में मौजूद होगा। तो जब जंगल कटेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगी, पेड़ कम होगी, तो जो एवेपो ट्रांसपायरेशन होती थी, पेड़ जो ट्रांसपायरेशन करते थे वो कम हो जाएगी। पहला ही पॉइंट है डिक्रीजेस एवेपो ट्रांसपायरेशन। फिर उसके बाद जो है रिवर कृष्णा, कहते सर ये इतनी ट्रिब्यूटरी ये मैंने पढ़ाई नहीं थी, ये कृष्णा है, कावेरी है, इसके मैप मैंने आपको सेंड किए थे, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर दी थी, यही ट्रिब्यूटरीज इनने पूछी है ना, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा। यहाँ पे देखो क्या ये मैप आपके पास नहीं है, कहाँ गया, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, ये नहीं है, कृष्णा कावेरी इनकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। इस सवाल को भी आसानी से निकाला जा सकता था। कहते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बहुत टफ पूछा था, क्या टफ पूछा था, बोल रहा है कि भाई जो वेस्टर्न घाट से, जो वेस्टर्न घाट से, ये वाले हमारे वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यूअस है ना, और मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियां चलती हैं, उन्होंने इसको इरोड किया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, वेगाई, वो इस तरफ चलती हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पास हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक पासेज है थोड़े बहुत जिनसे इसको क्रॉस किया जा सकता है। ईस्टर्न घाट तो हाईली डाइसेक्टेड है क्योंकि वहां पे नदियां चलती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मैंने डिफरेंस आपको पढ़ाया था, फिजिकल डिवीजन जिन लोगों ने भी पढ़ा मुझसे, जब मैंने डिफरेंसेस पढ़ाया था, क्या ईस्टर्न घाट के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, ये ज्यादा इरोड है, इस साइड वाले ज्यादा इरोड है क्योंकि नदियां चलती हैं इस तरफ,
ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस और इर्रेगुलर है, जबकि वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो कम इरोडेड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट के जब मैंने माउंटेन पासेस पढ़ा है, वेस्टर्न घाट के मैंने अलग-अलग थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सनकोटा घाट, अंबा घाट, ये सारे घाट भी पढ़ाए हैं। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहा है डेसिडियस फॉरेस्ट डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न घाट में। भाई वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है ना? पढ़ा चुका हूँ क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है सबसे पहले यहीं पे हिट करता है। तो यहाँ पे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद बता रहा है भाई वेस्टर्न घाट जो है ना, ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो अब यहाँ पर देखो वाटर डिवाइड जब मैंने पढ़ाया था, वाटर डिवाइड मैंने कहा था 3 मेजर वाटर डिवाइड है इंडिया में। ठीक है? एक तो ग्रेटर हिमालयन वाटर डिवाइड है, ग्रेटर हिमालयन वाटर डिवाइड है। ये इस तरफ इंडस रिवर सिस्टम चलेगा, इस तरफ गंगा रिवर सिस्टम चलेगा। फिर सेंट्रल इंडिया के अंदर विंध्या, सतपुरा, मेकाल, ये वाला आपका बनता है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के अंदर। ठीक है? विंध्या, सतपुरा ये बनाती है। फिर उसके बाद नीचे वेस्टर्न घाट, ये देखो ये वाली जो लाइन है ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है? जो इस तरफ से ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिफरेंशिएट करेगी। तो पढ़ा चुका हूँ। तो क्या डिफिकल्ट था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था। ठीक है? तो क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक है और तीसरी भी ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और यही सही आंसर है। उसके बाद जो है सवाल पूछे गए थे किस पे? 3 सवाल पूछे गए थे 25, 20, ये सेट डी है। ठीक है? 25, 26, 27 ये सवाल पूछे गए थे किसके ऊपर? टाइगर रिजर्व पे। ये यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, सुमित सर ने करवाई है। तीनों क्वेश्चन वहां से सॉल्व होती हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इनकी वीडियो शेयर की थी और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पर भी शेयर की थी। ओके? तो अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स और सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको क्या बताने लग जाएंगे? वो बताने लग जाएंगे नहीं ये बेवकूफ बना रहे हैं या आपका कोर्स परचेज करवाना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं नोट्स बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बनाए इंडियन ज्योग्राफी के। अब जब आप खुद से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, आपको पढ़नी पड़ेंगी आज इतनी सारी बुक्स। वो सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं और उन सब को मैंने कंपाइल करके एक ही बुक के अंदर डाल दिया है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो पढ़ रहे थे आईएएस के लिए, जो पढ़ रहे थे केएस के लिए, वहां पे कुछ बना नहीं, प्री निकलते गए, मेंस होने नहीं लगे, उनने कहा चलो जेकेएसएस भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक एस्पिरेंट, मैं खुद सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहा हूँ, एक एस्पिरेंट जो आईएएस के लिए पढ़ रहा है, जो केएस के लिए पढ़ रहा है, उसके लिए ये सवाल बहुत आसान होंगे। बहुत आसान। वो क्या बोलेगा? अरे ये कोई पेपर था, ये कोई टफ था, इनको तो बस कोर्स बेचना है। वो आपको बेवकूफ बनाएंगे। ये पेपर टफ था, चाहे कोई माने या ना माने, आप में से जिनने सीरियसली इसके लिए पढ़ा होगा उनको दिखा होगा कि हाँ ये सच में टफ था और मानना चाहिए इस बात को। ठीक है? उस हिसाब से आपको फिर प्रिपरेशन करनी है। तीसरी बात वो आपको क्या रीजन देंगे? वो आपको बताएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत पहले फॉर्म लगा था ना और अब ये बहुत टाइम के बाद बहुत गैप लगा, तो एग्जामिनर ने अच्छे से एक एक दिन निकाला, एक एक टॉपिक अच्छे से उसको एनालाइज किया, अच्छे से डिकोड किया, फिर जाकर उसने टफ पेपर बनाया। अगर आपको इन्हीं हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के हिसाब से चलना है ना, तो जाओ फिर। ठीक है? जाओ फिर। जूनियर असिस्टेंट का जल्दी होने वाला पेपर है, फिर बच्चों वाले सवाल तैयार करके जाना। ठीक है? उसका कुछ नहीं जाएगा। उसने अपनी वीडियो डाल दी वायरल होने के लिए, वो अब आपका जीना हराम कर देगा, आपकी लाइफ स्पॉइल कर देगा। मैं आपको पहले भी मैंने कहा, अभी भी बता रहा हूँ, जो भी पेपर देने जाओगे, ये लेकर चलना कि ये बहुत टफ आएगा। मुझे नहीं मालूम, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल आएगा और मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने आप में। आई बात समझ? ये तीसरी बात थी। चौथी बात, अभी आपके जो भी एग्जाम होंगे 26 में, ये लेकर चलो भाई लेवल बहुत ऊपर जाएगा। लेवल बहुत ऊपर जाएगा और मैं क्लास में हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता था, मैं बच्चों को साथ-साथ में तैयार करता हूँ। मैं वन लाइनर करवाता ही नहीं हूँ, मैं करवाता ही था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने जैसे अपने एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वन लाइनर उनके लिए बच्चों का खेल है। मैं स्टेटमेंट बेस्ड और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाया करता था। ठीक है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स करवाई, लगभग 3 महीने लगे उसको करने में। रेगुलर जैसे टॉपिक कंप्लीट होता था उसके ऊपर टेस्ट लेता था, मैं खुद भी टेस्ट बनाता था, फिर उस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे अलग अलग एग्जाम में, वो भी मैं करवाता था। इन डेप्थ एनालिसिस मैंने करवाया कि भाई जो उसको पूछना है पूछने दो, आप लोग चाहे कितना ही वो ट्रिकी सवाल पूछे, आप लोग उसको निकाल सकते हो। ये हमारा तरीका होता पढ़ाने का। टाइम लगा लेकिन बच्चों को अच्छे से तैयार किया। ठीक है? तो अभी आपके जो भी आगे आपके लिए एग्जाम है, इधर-उधर की बातें नहीं सुनो, एग्जाम के ऊपर फोकस करो। क्या आपका एग्जाम है, ये आपकी लाइफ का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? तो किसी और की बातों में मत आओ, ये सोशल मीडिया ज्यादा स्क्रॉल नहीं करो।
चुपचाप करके पढ़ाई करो, इन डेप्थ स्टडी करो, इन डेप्थ स्टडी। खाली तरुण गोयल पढ़ने से, कुछ पेपर सॉल्व करने से अब एग्जाम नहीं निकलने वाला। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। किसी को कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं यहाँ पे लाइव आता रहूंगा और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा, आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। बाकी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, ट्रिपल एस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।